बड़ा एडिशनल टैक्स बर्डन पाकिस्तान की तारीख में किसी सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में नहीं पेश किया। जनाब वजीर खजाना साहब ये बताएं वो कौन सा स्कड मिसाइल है जो पाकिस्तान की मईशत को लगा है, जिसके नतीजे में इन्हें 350 अरब के इजाफी टैक्स कौम पर लगाने पड़े हैं। ये टैक्स का तूफान तो नहीं है, ये कुछ और है। और क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है। हमने काउंट मांगा था, आपने नहीं दिया। रूल 29 के तहत मेरे पास इख्तियार है, उसको मैंने इस्तेमाल किया। पूरा का पूरा मिनी बजट रद्द करे, रिजेक्ट करे, हमारे साथ मिल के काम करे ताकि हम इस मुल्क को इन मुआशी हालात से निकालें। नतीजतन शिक 5 बिल का हिस्सा करार पाई है। रूल्स है, अगर रूल्स है डिप्टी स्पीकर वो मत बेचो। IMF का जो यार है वज़ीर आज़म साहब ने भी आज उन्हें एक्सप्लेन की है कि जो हमारी लोकल गैस के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इम्पोर्टेड गैस हम एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। तो नहीं, गैस की बात हुई है। परवेज़ खटक और इमरान खान के दरमियान किस तरह से तलख कलामी हो सकती है? इमरान खान लीडर है, इसलिए उन्होंने बाहर जाकर चाय पीकर वो वापस आ गए। ਜਿਹੜੇ पहले बीमारी का बहाना करके निकल गए वो निकल गए। ਹੁਣ बाजी, चाचू और छोटे वाले चाचू, ये 4 की डील हमसे जो मांगी जा रही है दाएं बाएं से रख के, अब वो कुछ नहीं मिलेगा। अब तो इधर ही धनिया की चटनी बने। आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते ना आए। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए। वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। गुज़श्ता रोज मिनी बजट पर कौमी असम्बली इजलास से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी का इजलास काफी हंगामा खेज रहा। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने वज़ीर आज़म इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा में गैस की स्कीमों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए एक जानिब वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर को बिजली गैस के मसाइल से लाइल्म करार दिया, तो दूसरी जानिब वज़ीर खजाना शौकत तरीन पर भी सवालात उठा दिए। गैर मुंतखब अफराद के वज़ीर आज़म के आस पास होने पर भी शिकवा करते रहे। इजलास की अंदरूनी कहानी मीडिया पर आने के बाद हस्बे रिवायत मीडिया को ही कसूरवार करार दे दिया गया। अगरचे परवेज़ खटक ने इस वाक़े को पार्टी का अंदरूनी मामला करार देकर इमरान खान पर 100% एतमाद का इजहार कर दिया है, लेकिन उनकी जानिब से हमाद अज़हर और शौकत तरीन पर सवालात, आमिर लियाकत की जानिब से अली ज़ैदी पर इल्जामात और माजी में जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं पर सवालात, अहम तरीन मौके पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के पार्टी डिसिप्लिन पर सवालात खड़े कर रहे हैं कि अपनी हुकूमत के चौथे साल में कप्तान के खिलाड़ी लंबी इनिंग्स के लिए एक ही पिच पर है, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में जिस बुनियादी सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ यूं है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इमरान खान और परवेज़ खटक में तल्ख कलामी का मामला, परवेज़ खटक की वज़रा पर भी तनकीद, क्या हालात वज़ीर आज़म के काबू से बाहर हो रहे हैं? इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोज़ब साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि कल जो पार्लिमानी पार्टी का आपका इजलास हुआ है, इसमें प्राइम मिनिस्टर और जो वज़ीर दिफा हैं उनके दरमियान जो बातचीत हुई, तल्ख कलामी भी हुई, वो कल से बड़े तज्ज़िये और बहस जन्म ले रही है। क्या वाकई PTI में अब इख्तिलाफात सामने आना शुरू हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच साद। असल में जो फोकस होता है ना, उससे डाइग्रेस हम शायद कर जाते हैं और नेशनल इश्यूज़ को छोड़ के ऐसी चीज़ों के तज्ज़िये करने शुरू कर देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कल के बिल पास होने से पहले तक तो डील ढील और बड़ा कुछ सुनाई दे रहा था, किससे अप्रोच कर लिया, किसको छोड़ दिया। अब हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। कल हमने बड़े तरीके से, जैसे पहले हमें विक्ट्री मिली है, उसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, विक्ट्री दी और हमने अपना बजट भी पास कराया। जहाँ तक खटक साहब की बात है, उन्होंने खुद आके अपनी बात का बयान दे दिया। अब उसमें से पता नहीं क्या निकालने की कोशिश है, तो शायद हम सारे मीडिया समेत मिन हैसुल कौम हमें कंस्पिरेसी थ्योरीज़ बनाने का, निकालने का और उसके जहाज़ बना बना के उड़ाने का शौक़ है। तो ऐसा कोई इशू था नहीं, ना कोई बात है। एक आपस की जो डिस्कशन होती है जिसमें बहुत सारे MNAs की स्कीम्स की बात हो रही थी, वो बात जिक्र हुई और उसके बाद वो बात ख़त्म हो गई। तो अब मेरा ख्याल है कि इस कल के बिल पास होने के बाद खटक साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने खुद अपनी सारी बात की, उन्होंने बताया कि मेरे लीडर वज़ीर आज़म है और मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। तो अब मेरे ख्याल में इससे आगे मूव करने की ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े इश्यूज़, चैलेंजेस हैं जिनको हाईलाइट करना चाहिए
और जो हुकूमत अच्छे काम करती है उनको भी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन जब वजीर दिफा वफाकी वजीर बराए तवानाई पर यह कहे कि उन्हें बिजली और गैस के मसाइल का इल्म नहीं है, फिर यह कहे कि वजीर खजाना उन्हें मुतमईन नहीं कर सके, तो जब ये अहम वज़रा वजीर दिफा को मुतमईन नहीं कर सके एक ही पार्टी में होते हुए, तो फिर ये तहफ़्फ़ुज़ात अवाम के लिए भी तो कंसर्निंग है। देखिए जी, वजीर दिफा पहले एक MNA है, उसका एक हल्का है और उसका एक हल्का अहबाब भी है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में KP के सदर भी हैं और उनके साथ सारे MNAs और MPs भी हैं। तो हल्के की जहाँ सियासत होती है उससे रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं और उससे रिलेटेड हर मिनिस्टर है या जो भी है वो उससे रेलेवेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर से बात भी करते हैं और सवाल भी करते हैं। और हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है वो होती इसलिए कि ताकि अगर किसी को कोई इशू है या कोई मसाइल है तो वो पेश कर सकें। उस हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो जो गैस की स्कीमें शुरू की थी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, और इस तनाज़ुर में शुरू की थी कि पाकिस्तान में गैस डिप्लीट कर रही थी, उसके रिजर्व्स नीचे आ रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो लोगों को एक इलेक्शन टैक्टिक्स में जब आप रिश्वत के तौर पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए स्कीमों का इजरा कर देते और हक़ाइक़ होते नहीं है या वो चीज़ें मौजूद नहीं होती, उस हवाले से वो शुरू की गई जिनको रोका गया था क्योंकि बिजली और क्योंकि गैस के जो हैं वो हमारे पास रिजर्व्स उस तरह से है ही नहीं कि हम इतना बड़ा जो सिस्टम है पाइपलाइंस का वो दे सके और कनेक्शंस दे सके। तो उस पर हमाद अज़हर साहब ने पूरी ब्रीफिंग दी, असद उमर साहब ने भी दी और उनको पूरा सेटिस्फाई किया, और कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो बिल भी पास करा लिए हैं ओगरा के, अगर आप देखें लिस्ट में, जिसके तहत बाहर से जो हम इंपोर्ट करेंगे गैस उसको मिक्स करके हम नए कनेक्शंस दे सकते हैं, और वो उन्होंने बता दिया है कि स्कीमें जो ऑनगोइंग थी उनको कंटिन्यू कर दिया गया है। उसके बाद परवेज़ खटक साहब भी सेटिस्फाई हो गए और बाकी MNAs भी, और उसके बाद ही पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के बाद हमने रात 12 बजे तक बैठ के सारे बिल पास कराए हैं। तो मेरे ख्याल में आप कोई तहफ़्फ़ुज़ात उस तरह के या कि जी पार्टी स्ट्रेंथन नहीं है, इख्तलाफात है, हमने सबको वहाँ बैठे हुए देखा है, सारे मौजूद थे और सब ने मिल के बिल भी पास कराए हैं, वोटिंग भी की, और इमरान खान साहब की लीडरशिप में आपको सब मुत्तहद नज़र आए। तो तरदीद की तो मुझे जरूरत नहीं, जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ठीक है। परवेज़ खटक साहब मुतमईन हो गए और आपकी पार्टी इस्लास का अंदरूनी मामला था, लेकिन उनके मुतमईन होने के बाद आमिर लियाकत साहब ने पब्लिकली अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार शुरू कर दिया, फिर अली ज़ैदी साहब पर इल्ज़ाम, और कराची जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें आपकी हैं और आप ही के उसूल की वो कहते हैं कि खिलाफ वर्जी हो रही है, मेरिट की धज्जियाँ उखड़ी हैं और जो तंजीम साजी है पार्टी की उसमें अकरबा परवरी हो रही है अली ज़ैदी साहब की जानिब से, आमिर लियाकत साहब ये कहते हैं। तो क्या इन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तिलाफ़ात के सामने आने पर अभी भी अपने चौथे साल में कप्तान की क़यादत में तमाम खिलाड़ी मुत्तहिद हैं एक ही पिच पर? बिल्कुल हैं जी, चौथा साल भी होगा, पांचवा भी, 10 भी होंगे। आपस के जो एक दूसरे से रिजर्वेशंस होती हैं वो तो सगे बहन भाइयों को भी होती हैं, और अगर माँ बाप एक बच्चे को बाकियों के ऊपर मॉनिटर बनाते हैं तो बाकी सारे बच्चे मिलके माँ बाप को उस बच्चे की शिकायतें भी लगाते हैं। तो अगर आमिर लियाकत खान साहब को कोई इश्यूज़ थे तो उन्होंने वज़ीर आज़म से भी उसका जिक्र किया, लेकिन वज़ीर आज़म ने सदारत सिंध की अली ज़ैदी साहब को सौंपी है और उनको पूरे ट्रस्ट के साथ सौंपी है, और उन्होंने अपनी बड़ी बेहतरीन टीम बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। ना उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पे लेकर आए हैं, ना अपने ख़ानदान के कोई लोगों को लाए, पार्टी के पुराने वर्कर्स को लेकर आए हैं और वो उनके साथ उनकी सदारत में इंशाल्लाह पूरा काम करेंगे। कप्तान के खिलाड़ी कप्तान के नीचे बिल्कुल मुत्तहिद है, और मेरे ख्याल में हमें अब इन टॉपिक्स की बजाय ये देखना चाहिए कि हमारी अपोजिशन जो 7 दफ़ा PDM के नाकाम फोरम से कॉलें दे चुकी है मार्च की, अब एक और कॉल दिए जा रही है, तो उसमें किस टाइम पे नाकामी आएगी और कितने तितर बितर हैं और माशाल्लाह कितनी आपस में इनके फ्रैक्चर्स हैं और कितनी फ्रेगमेंटेड अपोजिशन है, जिसका इजहार कल शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने अपने इलेक्शन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके बारे में भी किया, जो NA 131 का इलेक्शन हुआ और जिसमें पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ख़िलाफ़ जाके पूरी कैंपेन की और बिलावल ने सख्त से सख्त इल्ज़ामात और ज़ुबान का इस्तेमाल किया नून लीग को लेकर के। तो ये इस तनाजुर में भी देखिए कप्तान और उसकी टीम तो इन ऑर्डर है, और इंशाल्लाह जितने बिल हमने आज तक लेकर आए हमने पास भी करवाए हैं और फतह के साथ सुरखरू होकर वापस भी गए हैं। लेकिन जो हमारे पे इल्जामात की सियासत और इतना शोर और रौला डालते हैं, वो फ्रेगमेंटेड ऑपोजिशन की भी बात कर लेते हैं। ये ऑपोजिशन अब तो मुत्तहिद नजर आ रही है अदम एतमाद पर, और मरियम नवाज साहिबा ने भी कह दिया है कि अब वक्त की जरूरत है अदम एतमाद, और अवाम का बयानिया है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हों क्योंकि अवाम तंग हैं। क्या ये अवाम का बयानिया, ये उनकी आवाज़ सिर्फ ऑपोजिशन को ही आ रही है या आपको भी आ रही है? देखिए मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो बिल्कुल भी अवाम की तर्जुमान नहीं है।
वो ख़ानदान शरीफ की ज़रूर तर्जुमान है, और वो भी सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब की तर्जुमान है। शहबाज शरीफ साहब की भी वो तर्जुमानी नहीं करती हैं। अभी तो फ़िलहाल उनको ये डिसाइड कर लेने दें कि PDM को लीड कौन करेगा, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब मौलाना के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ कोई शाइया या ज़ोराना रखते हैं तो मरियम बीबी इनसिक्योर हो जाती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मरियम बीबी के साथ जाके ज़रूर बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन शहबाज शरीफ के आसपास नज़र नहीं आते। तो एक ग्रुप मरियम बीबी का और एक ग्रुप शहबाज शरीफ साहब का है। तो इनकी बातों को हम तो सीरियस लेते नहीं, क्योंकि अवाम की तर्जुमानी कोई वो खातून नहीं कर सकती जो 2 अरब रुपया सिर्फ अपने बेटे की ना ख़त्म होने वाली शादी पे लगा ले, 30 करोड़ की उसको शौलें पहनाती हो, अपने मेकअप पे कम से कम जो है वो करोड़ों रुपया लगा दे। वो इस गरीब आवाम की या आवाम के मसाइल की तर्जुमानी करने की अहलियत नहीं रखती हैं। और इस बात का जिक्र तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी असम्बली में किया है, जिस पे मैं उनको खराज अकीदत पेश करती हूँ कि कम से कम चलें, दबे लफ्ज़ों में ही सही कुछ उनका कॉन्शियस जागा तो है। खुल के तो बेचारे नहीं कह सकते अपनी ख़ानदान शरीफिया की ग़ुलामी की वजह से, लेकिन बहरहाल बात तो उन्होंने की है। तो बाकी जहाँ तक आवाम की तर्जुमानी है, वो आवाम के जो इलेक्टेड नुमाइंदे उन्होंने कल करके आपको दिखाई, और पूरी स्ट्रेंथ के साथ बिल जो है वो पास भी करवाया। और इंशाल्लाह ताला आप आवाम की तर्जुमानी देखेंगे 2023 के इलेक्शन में, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेंगे तो फिर किस तरह सुरखरू होकर फतह याब होकर वापस आएंगे। और ये PDM के फोरम पे जो 11 जमातों का एक लश्कर इकट्ठा किया था इन्होंने अगेंस्ट PTI, वो कितनी दफ़ा मुंतशिर हुआ है, कितनी दफ़ा तितर बितर हुआ है, उसको आप हर दफ़ा तितर बितर ही होता देखेंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग आपस में इकट्ठी नहीं, नून लीग में शहबाज शरीफ और मरियम बीबी इकट्ठे नहीं, तो अभी आगे इनका क्या फ्यूचर है, इनकी बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आप काफी मुतहर्रिक और सरगर्दा रहनुमा है PTI की, और काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन डेफिनेटली आपके सामने भी होती हैं। क्या कभी खान साहब ने या फिर पार्टी के अंदर ये कोई बात हुई है कि तोड़ दें असेंबली और करवा लें कबल अज़ वक्त इंतखाबात, या PTI और प्राइम मिनिस्टर मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात अपने टाइम पर ही होंगे और 5 साल पूरे करने हैं आपने? बिल्कुल अपने वक्त पे होंगे 2023 में, और इंशाल्लाह ताला जो टाइम दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत होंगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी उसमें इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमने बिल पास किया है उसके मुताबिक पार्टिसिपेट करेंगे। हम अपनी असम्बली की टेन्योर को कम्प्लीटली जिस तरह है जो टाइम है उस पर पूरा करेंगे, और जो जो हमने आवाम से वादे किए उनको मुकम्मल कोशिश करेंगे कि इस टाइम में हम पूरा करें। ना असम्बलियाँ पहले तोड़ने की कभी बात हुई है, ना कोई और इनसिक्योरिटी की बात हुई है। अगर कभी हम में से कोई थोड़ा बहुत परेशान हो जाए कि जी जो इतना मीडिया पे हवा चलाई जाती है और एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब माशाल्लाह हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं, पहले दिन की तरह जिस तरह वो कॉन्फिडेंस से असम्बली में उतरे थे, हमेशा अपनी टीम को लीड करते हैं, और अल्लाह मियाँ ने उनकी किस्मत में सुरखरुई लिखी है, वो फतह याब होकर जाते हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत है कि जो आज तक उन्होंने किया है। ये आपने कहा जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हम तो इनको कह रहे हैं आओ, वज़ीर आज़म तो वो वज़ीर आज़म है जिसने खुद अपने लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इंतखाब किया। उस टाइम पे भी ये अपोजिशन भाग गई थी, सारा मैदान खाली छोड़ के भागे हुए थे, बाइकआउट कर दिया इन्होंने। तो ना इनके नंबर्स पूरे हैं और ना इनमें इतना हौसला है, और ना ये आपस में इकट्ठे हैं। 3 मार्च 2021 को जो सेनेट का इलेक्शन हुआ उसके बाद से आप देख लें कि ग्रुप्स जो है वो सेनेट में अलग अलग बैठते हैं। यूसुफ रजा गिलानी लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उसके साथ नून लीग का ग्रुप अलग बैठता है। ये कौन से मुत्तहिद होने की बातें कर रहे हैं और कौन से मार्च की बातें कर रहे हैं, या मार्च अप्रैल मई सब गुजर जाएगा, और वो जो इस्तीफों का अचार बनाने के लिए इन्होंने रखा था पिछले साल आर और पार के लिए, वही अंजाम होगा इनका कि वो अचार ही बनता रहेगा, 2023 के बाद ही वो निकल के आएगा खाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमल चौधरी साहब, हमारे साथ मौजूद थी और सारी सूरत हाल पर हमें पार्टी के मौक़िफ़ और अपनी राय से आगाह करी। नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ और अहम मामला जिन पर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, सानिया मरी जहां पूरी कौम को सोगवार कर गया, वहीं एक हफ्ता गुजरने के बाद आज भी मरी की सड़कें जहां कभी तिल धरने को जगह नहीं होती थी वीरान पड़ी हैं। हुकूमती कमेटी की जानिब से तहकीकात का आगाज हो गया है, लेकिन अवाम की जानिब से इस ताने का जिम्मेदार मरी में मौजूद होटल इंतजामिया को करार देकर बॉयकॉट मरी का ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। क्या पीक सीजन में होटल के किराए और खाने पीने की चीजों की कीमतों में खुद साख्ता होशरुबा इजाफा आज मरी की वीरानी का जिम्मेदार है? ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सेगमेंट में जिस अहम सवाल पर अपने मेहमानों से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि मरी का बॉयकॉट, मरी में बेशतर दुकानें और कारोबार बंद, बाजार वीरान,
क्या साने मरी पर अवाम का ये रद्द अमल दुरुस्त है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोजल मलिक, सोशल मीडिया पर मरी के हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक हैं, जबकि हमें ज्वाइन किया है राजा यासिर रियासत अब्बासी साहब ने, जनरल सेक्रेटरी होटल एसोसिएशन मरी। आप दोनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। सोजल, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे, फिर हम राजा साहब की तरफ रुख करेंगे। सबसे पहले सोजल ये बताइएगा कि मरी में अवाम का रद्द अमल इस सारी सूरत हाल पर क्या है, क्योंकि तहकीकाती कमेटी तो अपनी तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करेगी, लेकिन जनरली लोगों में एक सेंटीमेंट पाया जा रहा है कि मरी के लोग जिम्मेदार हैं और खासतौर पर होटल इंतजामिया जिम्मेदार है। क्या रिएक्शन है मरी में? देखें जी, किसी भी शहर का बैकआउट आपको करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। कराची में कितनी लाशें रोज गिरती थी कि आप किसी मुहिब्बे वतन, किसी पाकिस्तानी ने कराची का बैकआउट किया था? नहीं किया था। माजी में चंद बंदों की वजह से मरी को बदनामी हुई, लड़ाई झगड़े मार कुटाई के वाकयात आए। उस वक्त भी एक लहर चली थी जिसका मैंने अकेले मुकाबला किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मैं जीत गया था। जिन लोगों ने बैकआउट किया था मरी मुहिम, उन सबको झुकने के ऊपर मजबूर कर दिया गया था और फिर मरी में रौनकें हमने बहाल की थी। तो जो बॉयकॉट करने वाले हैं, साफ ज़ाहिर उनकी अपनी एक सोच है, उनका अपना नजरिया है, लेकिन आप किसी भी शहर का बॉयकॉट नहीं कर सकते। वजह कोई भी हो, उस शहर में अच्छे और बुरे लोग रहते हैं। 99% मरी की जो पॉपुलेशन है गांव में वो रहते हैं और मैं तो तकरीबन 13-14 साल से वहां पे रह रहा हूँ। इंतहाई मेहमान नवाज हैं, इंतहाई प्यार करने वाले। चंद अफराद की सजा इतनी पूरी कम्युनिटी को, इस पूरे इलाके को, 7 लाख की आबादी को गालियां जो पड़ रही हैं, उस पर मेरा दिल दुखता है, क्योंकि मैं भी तो मरी में ही रहता हूँ। मेरा चेहरा भी आप सब लोगों ने देखा, मरी के नौजवान भी बाहर निकले और जिसको पता चला उस रात वो निकला। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद कैजुअलिटीज नहीं हुई और जो बंदे उस पर निकले, जो इदारे निकले, उनकी वजह से काफी हद तक हमने लोगों को बचा लिया। नहीं तो ये फिगर बहुत ऊपर जा सकता था, बहुत ही ऊपर जा सकता था ये फिगर, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से बचा लिया। दूसरी ये बात है कि जो ताखीर हो चुकी थी, जिसमें महकमे फेल हुए थे या कुछ, वो एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए कि आखिर हुआ क्या, उस दिन मशीनें मौजूद थी या नहीं थी। जब मैं PRO हाईवे था, मैंने 2 साल पहले, 3 साल पहले 2019-20 का जो सरमाई सीजन है, एज ए PRO हाईवे मैंने इसको लीड किया था और मेरे दौर में तकरीबन 4 महीनों के अंदर 22.5 फीट स्नोफॉल हुई थी, लेकिन मरी 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होने दिया था। सारी रात जागते थे, प्लान बनाया था, मौसर प्लान था, जिसमें होटल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ थी, पाक आर्मी साथ थी, सिटी ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ थी और बहुत सारे रेस्क्यू 112, NHA को एंगेज किया, मोटरवे पुलिस को एंगेज किया। तो वो कोऑर्डिनेशन हमने की थी, जिसमें हर वीकेंड के ऊपर 3 रोज स्नोफॉल होती थी। ये बर्फबारी कुछ भी नहीं थी, इससे ज्यादा बर्फें हमने देखी हैं। 4.5 फीट हमने मरी में स्नोफॉल देखी है। उस वक्त किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई। बाकी सर्दी से कोई नहीं मरा यहाँ पे, इतनी ठंड नहीं थी कि लोग सर्दी से मरे। कार्बन मोनोऑक्साइड से मरे, मासूम थे लोग, उनको पता नहीं था, लेकिन ताखीर हो चुकी थी। क्योंकि आप देखिए, मेरी लाइफ स्टाइल में आप देख लें कि जो भी गाड़ियां जा रही थी मरी से, वो स्टक थी, क्योंकि मरी का एग्जिट बंद हो गया था। सनी बैंक के पास, कुल्डना के पास, मैकडोनल्ड चौक के पास। सुजल हमारे साथ रहिएगा, हम इस पर भी आपसे बात करेंगे। ये भी एक पहलू साहम अफसोसनाक वाकये का है। राजा यासिर, अब जिम्मेदारों का तयन तो हो रहा है, लेकिन जो हकीकत सामने आई है ओवर चार्जिंग की, होटल में कमरे हैं वो जायद किरायों पर दिए जा रहे हैं, रसीदें सामने आई हैं, 20-20 हज़ार रुपए के कमरे 35-35, 40-40 हज़ार पर दिए गए थे वो कमरे। और ये शिकायत अभी नहीं है, माजी में भी इस तरह की शिकायत टूरिस्ट से सामने आई हैं। और ये शिकायत भी आई है कि जब ओवर चार्जिंग की शिकायत की जाती थी तो होटल इंतजामिया की जानिब से बदतमीजी भी की जाती थी, सामान उठाने के बाद फेंकने की धमकियां भी दी जाती थी। तो क्या वजह है, ये रवैया बदला क्यों नहीं गया अब तक होटल मैनेजमेंट का, रेगुलेट क्यों नहीं की गई कीमतें अभी तक? सबसे पहले सानिया मरी के 23 शोहदा की फैमिली के साथ आज़ार ताज़ियत करता हूँ और उनके गम में बराबर का शरीक हूँ जी। देखें, मरी जो आज मरी के अंदर वीरानी है, वो मरी बाइकाट की वजह से नहीं है। मैं हम न्यूज़ के थ्रू हुकूमत वक्त तक ये बात बताना चाहता हूँ कि आप आज मरी को टूरिस्ट के लिए, जो आपने मरी को श्रीनगर बनाया हुआ है टूल प्लाजो से, आप उसे खोल दें तो आप मरी के अंदर पहले से ज्यादा रश देखेंगे। अब रही बात ओवर चार्जिंग की,
ओवर चार्जिंग जो हमारे खिलाफ एक मीडिया प्रोपोगंडा हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं उसे कंडेम करता हूँ। ये जो आपके सोशल मीडिया पे चल रहा है कि औरतों के जेवरात गिरवी रख लिए गए, गाड़ियों के कागजात गिरवी रख लिए गए, 70-80 हज़ार रुपया चार्ज हुआ है। आज भी मैंने कुछ कंप्लेनें जो ली हैं वो सब फेक हैं, जो रिपोर्ट हुई हैं वो फेक हैं। एक होटल की कंप्लेन हुई है जिसे 3 कमरों के एवज 40,000 रुपया चार्ज हुआ है, तो आप ईच कमरे पे डिवाइडेड बाय 3 करें तो वो 12-13 हज़ार रुपया कमरा पड़ता है। तो जिस दिन ये 7 जनवरी बरोज जुमे का ये वाकया है जब इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से मरी को आफतज़दा करार दिया गया, तो होटल एसोसिएशन ने फिलफौर अपने सियाहों के लिए रिहाइश और अकोमोडेशन फ्री कर दी गई। ये बात गलत है कि मरी के अंदर ओवर चार्जिंग हो रही है। हम लोग जो मरी के हैं, यानी किसी होटल में ओवर चार्जिंग नहीं की गई, कमरों के जो किराए हैं उनके रेट बढ़ाए नहीं गए, चाय के कप उनके रेट नहीं बढ़ाए गए, और ये सारी बातें प्रोपेगेंडा हैं। जो रसीदें सामने आई हैं 40-40 हज़ार रुपए की, वो सारी झूठ है, फेक हैं। रसीदें जो आई हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टूरिस्ट का जो बिजनेस पूरी दुनिया में आप टूरिज्म को देख लें, डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। प्लेन एरिया से 25-30% महंगा होता है, लेकिन ये कहना कि हमारे जेवरात गिरवी रख लिए, 70,000 पर नाइट हमें चार्ज किया गया है, 50,000 पर नाइट चार्ज किया गया है, और जो रसीदें सामने आई हैं वो फेक हैं। उस पे कोई किसी किस्म की पक्की रसीदें नहीं है। और जब इंक्वायरी के लिए बंदों को कहा गया है कि आप आएं, तो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं। मरी के खिलाफ मुनज़्ज़म किस्म का प्रोपोगंडा हो रहा है। अब ये बताएं कि वजह क्या है? ये मामला बारहा उठाया जाता है और ये सिर्फ इस मरतबा हाईलाइट इसलिए हो क्योंकि अमवात का एक अफसोसनाक वाकया सामने आया। इससे पहले भी हमने टूरिस्ट के साथ हरासमेंट के ये वाकयात देखे हैं, उनकी शिकायत हैं होटल इंतजामिया से। रेगुलेट क्यों नहीं की जाती कीमतों को? ये देखें ना कि ये गवर्नमेंट का अख्तियार है, गवर्नमेंट इसमें बहुत बाख्तियार है। अगर हुकूमत चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये आज की बात नहीं है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छे और बुरे लोग हर जगह के ऊपर होते हैं। उस्मान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, हमारे साथ राजा यासिर साहब भी हैं मौजूद, जनरल सेक्रेटरी होटल एसोसिएशन। वो तो ये कह रहे हैं कि आप अपने कोरेस्पोंडेंट से पूछें, कोई ऐसा मामला नहीं है, होटल इंतजामिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमारे रेट्स बिल्कुल भी हाई नहीं होते, बल्कि हमने तो 7 तारीख को एडवाइजरी जारी होने के बाद मुफ्त भी कमरे दिए हैं। आप क्या तस्दीक करते हैं इनके इस मौक़िफ़ की, या वाकई होटल इंतजामिया जिम्मेदार है? जी बिल्कुल। जब मलका कोसार मरी में जब यह सानिया पेश आया, उसके फौरन बाद ही होटल एसोसिएशन की जानिब से काफ़ी जो है हमने कुछ देखा कि जहाँ पे लोग फंसे हुए थे उनको जो है खाने पीने की चीज़ें और जो है काफ़ी कुछ जो है फराहम करने की कोशिश जो है कर दी गई थी मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से। खासतौर पर दरिया गली के लोग जो मकामी लोग थे उनकी जानिब से जो है फंसे हुए सियाहों को जो है काफ़ी कुछ जो है सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जाती रही। कुछ लोगों को तो निकाल कर अपने घरों में लेकर गए और वहाँ पर जो है खाने पीने की चीज़ें फराहम की गई। इसीलिए पाक फौज का जो है बड़ा अच्छा रोल था। और जहाँ पर देखिए जब सानिया पेश आया मरी में, तो वहाँ पर जहाँ पर सारी तंजीमें काम कर रही थी होटल एसोसिएशन की जानिब से भी काफ़ी लोग हमने देखे कि वो इस थाने में जो फंसे हुए लोग थे, बर्फबारी में फंसे हुए थे, उनकी काफ़ी मदद करते रहे। लेकिन ये सारी बातें, इन चीज़ों पर हम जाने से पहले हमें ये सोचना है ये वाकया तो गुजर चुका है, लेकिन हम नए किसी सानिया की तरफ ना जाएं। हम सब मिलकर, हम सब जो है माशरा इस चीज़ पर हम इकट्ठे होकर हम किसी और थाने की तरफ मजीद सानिया के इंतजार ना करें, हम इससे कुछ सीखें। इस पर जो है हमें जो है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि अभी बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हो रहा है और मरी में से जो है काफ़ी हमें भी दिन भर कालें आती हैं जी मलका कोसार मरी कब खुल रहा है, हमने आना है मरी की तरफ। तो हमें ये चाहिए कि इन सारी चीजों को हमें सीखना चाहिए। उस्मान जी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है और टूरिस्ट की ही बेहतरी के लिए हमें आइंदा भी इस तरह के इकदाम उठाने चाहिए। ये भी बताइए कि मजीद अगले रास्तों पर भी, नथिया गली के पास भी और दीगर इलाकों में जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा थी और जहाँ पर ये शहरी गाड़ियों में फंसे रहे, 36 घंटे तक फंसे रहे, वहां पर क्या सूरत हाल सारी क्लियर कर दी गई है रास्तों को, और क्या इस वक्त इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि आइंदा अगर इस तरह की कोई हंगामी सूरत हाल हो तो उससे निपटा जाए? जी बिल्कुल। इंतजामिया की जानिब से बड़े अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन वो इकदाम कुछ तो हमें जो मरी इंतजामिया के हमने देखे हैं वो बंद कमरों में बस
मीटिंग की खातिर की है, लेकिन मरी के अभी भी दही इलाके जो हैं उन पर बर्फ के जो है डंप लगे हुए हैं। दही इलाकों में अभी तक बिजली का बहाल नहीं हो सका। अगर कश्मीर पॉइंट की बात की जाए तो वहां पर जो है सरकारी एक स्कूल है, वहां पर इर्द गिर्द में जो है बिजली को बहाल नहीं किया जाए। अगर नथिया गली की आपने बात की है, वहां पर कुछ तो रास्ते खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है ऐसे इलाके हैं। लेकिन इस सारे सानिया में मुझे मैंने जो जर्ब किया वो इंतजामिया की नाअहली थी, और महकमा हाईवे के पास डीजल तक मौजूद नहीं था, जिसके बाद जो है बर्फबारी तो इतनी ज्यादा हो गई थी। अच्छा उस्मान हमारे साथ ही रहेगा। राजा यासिर साहब, अब सारी सूरत हाल आपके सामने है। मरी के टूरिस्ट जो स्पॉट है उसमें बहुत बड़े स्टेक होल्डर ज़ाहिर बतौर होटल इंतजामिया आप भी हैं, और इस सारी सूरत हाल में जो बॉयकॉट मरी के ट्रेंड्स भी चलाए जा रहे हैं, होटल इंतजामिया पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसमें नुकसान आपका भी और जो छोटे कारोबारी हैं डेफिनेटली उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब इस नुकसान से बचने के लिए कलेक्टिवली आप लोगों के मुतालिबात क्या हैं, या बतौर बड़े स्टेक होल्डर आप लोग क्या इकदाम उठाएंगे ताकि आइंदा इस तरह के मामला ना हो? हुकूमत वक्त जिन्होंने टोल प्लाजे हमारे बंद किए हुए हैं और एक हफ्ता हो गया है कि सियाओं को मरी में नहीं जाने दिया जा रहा है। कल इंशाल्लाह एक्सप्रेस वे जो मरी की है उस पे एहलियाने मरी ने एहतजाज रख दिया है। हम इंशाल्लाह ताला वहाँ पे एक्सप्रेस वे बंद करेंगे और खुद इंशाल्लाह ताला प्रोटेस्ट करके हुकूमत वक्त से अपने सियाओं के लिए मरी को खुलाएंगे, और मरकाए कोसार में इंशाल्लाह ताला सियाह उसी तरह आएंगे। होटल इंडस्ट्री उन्हें वेलकम करेगी। हमारे कोई ओवर चार्जिंग नहीं है। हमारे इंशाल्लाह ताला जो किसी इक्का दुक्का अगर किसी एंड पे कोई वाकया हुआ है तो उसके खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा यासिर। सुजैन मलिक हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया उस्मान अली, आप हमारे साथ मौजूद थे और मरी में जॉन ग्रांट सूरत हाल थी उससे हमें आगाह करें। नाज़रीन कुछ और भी मामला पर आपसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास में मिनी बजट मंजूर कर लिया गया, जिसे हुकूमत की जानिब से अपनी फतह और अपोजिशन की शिकस्त, जबकि अपोजिशन की जानिब से IMF के हाथों मुल्क गिरवी रखने के मुतरादिफ करार दिया गया है। हुकूमत पर उम्मीद है कि अब आने वाले दिन मुल्क में मुआशी बेहतरी के होंगे, जबकि अपोजिशन पहले ही इसे अवाम का मुआशी कत्ल करार दे चुकी है। क्या मिनी बजट मंजूरी के बाद अवाम के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है? ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद इस आम सेगमेंट में जिस सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि मिनी बजट कौमी असेंबली से मंजूर, हुकूमत का महंगाई का तूफान ना आने का दावा, क्या वाकई अवाम को मिनी बजट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आप प्रिंसिपल नस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और समय में वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि ये मिनी बजट कौमी सलामती के लिए बहुत नागुज़ीर है, क्या वाकई ऐसा है और क्या इसके बाद महंगाई का कोई तूफान आने वाला है? सर मेरे ख्याल में जहाँ तक मुल्क की सलामती की बात अगर कर रहे थे जो अपोजिशन में, वो स्टेट बैंक के कोई अमेंडमेंट है उनके एक्ट में उसके हवाले से कह रहे थे। जहाँ तक मिनी बजट का ताल्लुक है जिसमें टैक्स के एक जो एग्जम्प्टेड एरियाज थे उसको टैक्स नेट पे लाया गया है, तो वो उसमें तो कोई ऐसी बात थी नहीं उसमें, क्योंकि मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि ये जो जनरली कहते हैं कि इससे महंगाई का तूफान आ जाएगा, मेरा नहीं ख्याल है कि इस मिनी बजट की वजह से कोई महंगाई में तूफान आ जाएगा। देखो महंगाई तो हमारे यहाँ ऑलरेडी है और कई महीनों से है, 2-3 साल हो गए हैं कि हम काफ़ी एलिवेटेड लेवल पे हमारे इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई है, और ख़ासकर फूड इन्फ्लेशन काफ़ी रहा है, तो वो लोग तो उससे तो तंग तो आए हुए हैं। अगर देखो इसमें इस मिनी बजट में अगर यहाँ पर गवर्नेंस का इशू आ सकता है, ये मैं अभी से वार्न कर देना चाहता हूँ हुकूमत वक्त को कि जिन इंडस्ट्रीज के जो सेल्स टैक्स के एग्जम्प्ट थे उनके इनपुट, अब उनको टैक्स नेट में लाया जा रहा है, तो वो जो भी टैक्स है वो उनका रिफंडेबल है, एडजस्टेबल है, तो दे शुड नॉट पास ऑन दैट टैक्स टू द पीपल, वो नहीं कर सकते हैं। अगर वो करेंगे तो वो ज़्यादती करेंगे, और यहाँ पर हुकूमत को जो है वो सख्ती से उन पे क्रैक डाउन करना चाहिए कि जो टैक्स आप भी दे रहे हैं आप तो वापस ले रहे हैं हमसे,
तो फिर आप कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो इसमें आएगी ज़रूर कि अपना टैक्स भी बचा लेगी और महंगाई भी, महंगे दामों में चीज़ें बेचेगी तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो वो उस डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो वो मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे होंगे और हुकूमत के पास पूरा इख्तियार होना चाहिए कि फिर ऐसे अनासर को सख्ती के साथ कुछ। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट तो माजी से अब तक माफियाज का जिक्र करती है, चीनी की कीमत बढ़ जाए तो माफिया है, अगर आटा नापैद हो जाए तब माफिया है। तो अब समझते हैं कि जब रॉ मटेरियल पर जिस पर इनिशियली टैक्स लगाया जाएगा बाद में बेशक रिफंड हो, क्या वो टैक्स पास ऑन हो के कीमतों में इजाफे की सूरत में नजर नहीं आएगा? और क्या गवर्नमेंट जो माफियाज के सामने बेबस नजर आती है वो कीमतों को मॉनिटर कर सकेगी? फिर मेरा खदशा यही है और यही खदशे का मैं इजहार कर रहा हूँ। अदरवाइज इसमें से कोई महंगाई का तूफान जो है मैं नहीं देखता हूँ कि आएगा। लेकिन ये खदशा मुझे है कि अगर लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया हमारी इंडस्ट्रीज ने, तो वो फिर हुकूमत को देखें, इस वक्त जिन इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल्स के से एग्जम्पशन को ख़त्म किया गया है उसके उस आइटम के प्राइस का सबको पता है, हुकूमत को भी मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद इस एग्जम्पशन के बाद जब अगर प्राइस बढ़ती है तो हुकूमत को क्रैक डाउन करना चाहिए इनके ऊपर में। अदरवाइज फिर तो जो आम खदशा है कि महंगाई का तूफान आ जाएगा, वाकई आ सकता है, जो आना नहीं चाहिए। लेकिन बैड गवर्नेंस की वजह से या लैक ऑफ रेट ऑफ द स्टेट की वजह से ये काम अगर हो जाए तो बहुत नुकसान होगा मुल्क को भी, अवाम। पहले बेकरी आइटम्स इन पर टैक्स आयद किया गया था, फिर तरमीम करके उनमें भी टैक्स छूट दे दी गई, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। इससे जो गैप पैदा होगा, अब IMF का टारगेट पूरा करने के लिए उस गैप को कैसे फिल किया जाएगा? देखो, यहाँ पर इसको समझने की आप कोशिश करें कि यहाँ पर पर्पस रेवेन्यू हासिल करने का नहीं है, पर्पस है लोगों को टैक्स के नेट में लाने का है। ये जो आप मुखालफत जो देख रहे हैं ना, चाहे अपोजिशन की तरफ से हो या इंडस्ट्रीज की तरफ से भी अगर आना शुरू हो जाए, तो देखें जिस चीज़ पे सेल्स टैक्स लगता है ना, जो बेस है सेल्स टैक्स का, वही बेस है इनकम टैक्स का भी। तो जब आपका वो एग्जम्पशन ख़त्म हो गया और आपने टैक्स देना शुरू कर दिया तो आप तो टैक्स नेट में आ गए, ठीक है, तो सेल्स टैक्स तो आपकी बचत हो जाएगी। लेकिन जब उसके बेसिस पे इनकम आपको जो अर्न कर रहे हैं उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, तो ये बताइएगा कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल के हवाले से आपके बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या ये बिल सामने आने के बाद और फाइनेंस मिनिस्टर की जो वज़ाहत उसके बाद आप मुतमईन हैं, अब तहफ़्फ़ुज़ात आपके खत्म हो गए? सर देखें, बात जब मैंने जो शोर मचाया था मैंने, और जिसमें ये कहा था कि इस मुल्क में 2 वज़ीर आज़म होंगे, मैंने उस स्टेट बैंक के अमेंडेड एक्ट का हवाला दे रहा था जो हफीज शेख साहब ने बड़ी ही चालाकी से मार्च 2021 में इसी कैबिनेट से उसकी अप्रूवल ली थी। वो तबाहकुन था, वो इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा था। तो अब आप सोचें कि हम ऐसे लोगों को वजीर बनाते हैं जिनको अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने में कोई दुख कोई दर्द नहीं होता है, वो कर जाते हैं। तो उन्होंने कर दिया। बाद में जब हुकूमत को पता चला, हाहाकार मचा हर तरफ, तो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने उसको फारिग भी कर दिया। इसी बेसिस पे फारिग किया कि आपने न सिर्फ मुझे मिसगाइड किया, पूरी कैबिनेट को मिसगाइड किया आपने। तो अब जो पेश किया गया है इसमें ये वो मार्च वाला नहीं है, उस पर काफ़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं और उसमें से जो वो टीथ थे वो निकाल दिए गए हैं। लेकिन अभी भी मेरा 1-2 कंसर्न मौजूद है, और वो खासकर कि हुकूमत पाकिस्तान अब बोरो नहीं कर सकता है स्टेट बैंक से। ठीक है, स्टेट बैंक से बोरो ना करने के हवाले से अभी भी इस बिल पर आपके कंसर्न्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ऐलान के बाद।